नमस्ते प्यारे बच्चों, आपके सामने क्या टॉपिक रखा हुआ है आज। आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंगा। ठीक है, तो ये है आपके पास में। तो चलो इसको काम पे लगाते हैं, ठिकाने लगा देते हैं इसको। अगर आप फिजिक्स को नहीं पढ़ते हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, तो कृपया हमारे वीडियो पे क्लिक नहीं करें, क्योंकि क्लिक करके बाहर निकल जाने पर दूसरे बच्चे जो है वो ज़रूरतमंद है उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाता है। तो कम से कम उन पे कृपा करें, या फिर आप क्लिक कर देते हैं तो उसको पूरा चलाएं। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं। आपके पास में एक रिंग है, आवेशित वलय है जैसे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपके पास में एक रिंग है बच्चों। ठीक है, अरे हमारे पास में है रिंग है ये। इस पर पूरी पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू। कितना है, प्लस क्यू चार्ज इस पर लगा हुआ है। प्लस क्यू चार्ज इस पर पूरी पे डिस्ट्रीब्यूट है। ये इस टाइप से रखी हुई है, तो मैं इस तरीके से इसको बना लेता हूँ। ठीक है, दिख रही है ये क्या है भाई, सारे पे प्लस आवेश है। टोटल प्लस क्यू चार्ज है इस पे। कितना है, प्लस क्यू है ये, प्लस क्यू। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, तो अपन मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है, आर इसकी रेडियस है। ये सेंटर है बीच में, ये आर है, ये यहाँ से यहाँ तक की थी ये आर। ठीक है, ये आर दूरी। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि रिंग का तल कौन सा है ना, प्लेन ऑफ द रिंग। तो ये जो है ना, ये जो है ना, यूं एक प्लेन अगर तल जो है ना समतल गुजर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, इसका तल कहलाता है, रिंग का तल। अब रिंग की अक्ष क्या होती है, वलय की अक्ष क्या होती है, एक्सिस ऑफ रिंग क्या होती है, वो देख लेते हैं। तो केंद्र से गुजर रही है यूं, और इस तल के लंबवत, केंद्र से गुजर, सेंटर से गुजरने वाली और तल के लंबवत, ये क्या हो गई, इसकी अक्ष हो गई, बिल्कुल बीचों बीच में से। ठीक है, और यूं परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर, इस तल के परपेंडिकुलर है, ये इसकी अक्ष हो जाएगी। तो इसकी अक्ष यहाँ बना ले में, ये बना लेते हैं, चलो ये अक्ष है। ठीक है, ये अक्ष है। और ये मान रहे हैं कि इसके केंद्र O से एक पॉइंट P है, और इसकी डिस्टेंस जो क्या है वो x है, यानी केंद्र से दूरी क्या है, अक्ष पे स्थित है, ये रिंग की अक्ष पे स्थित है ये पॉइंट, और इसकी केंद्र से दूरी कितनी है, x दूरी है, ये रखा हुआ है। इस पर, इस बिंदु पर अपने को इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस रिंग की वजह से इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर, इस बिंदु पर। ठीक, चलो तो हम सबसे पहले उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं। डायरेक्शन के बारे में सोचने से पहले, क्योंकि ये लेंथ के रूप में है, लंबाई के रूप में वितरित है आवेश, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, लंबाई के रूप में है। तो इस रिंग की कुल लंबाई कितनी होगी, तो कुल लंबाई आपको पता होगा बच्चों, कुल लंबाई होती है 2πr। भाई परिधि के बराबर ही तो है, सर्कमफेरेंस के बराबर ही तो है इसकी लंबाई। तो रिंग की लंबाई तो पूरी ये हो गई है। ठीक है, परिधि के बराबर। आवेश कितना है, Q है। देखो 2πr लंबाई पर कितना आवेश है, Q आवेश है। तो इकाई लंबाई पर कितना होगा, इकाई लंबाई पर लेमड़ा बोलते हैं, और लेमड़ा क्या हो जाएगा बच्चों, Q/L होता ही नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πr। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, है ना, क्या हो गया, ये लेमड़ा की वैल्यू हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको दिमाग लगा के लेमड़ा की वैल्यू लिख देनी है। ये आ गई है आपके पास में लेमड़ा की वैल्यू, लेमड़ा का। ठीक है, चलो अब अपन देख रहे हैं कि भाई इस पॉइंट, देखो
हम क्या अभी पिछले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, इस पूरी रिंग को हम छोटे छोटे dl लंबाई के अल्पांशों में बांटेंगे, टुकड़ों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? ये रिंग है, ये छोटा टुकड़ा, ये बहुत सारे टुकड़े लेंगे, ये टुकड़ा dl लंबाई के, इन पर छोटा छोटा सा आवेश होगा, dq आवेश सब पे होगा, तो वो dl ठीक ले लेते हैं। अब इस dl की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हम मान लेते हैं ये वाला dl लिया है, ये वाला ऊपर वाला कोई सा भी लेना है, ये आसान रहेगा, ये ले लेते हैं। चलो, ये वाला का मतलब यहाँ पे एक dl लिया है मैंने, ठीक है। तो ये मान लिया मैंने कि इसकी लंबाई क्या है, dl अल्पांश है, तो इसकी त्रिज्या कितनी, इस पे आवेश कितना होगा, dq होगा। वो dq कितना होगा, dq जो होगा वो कितना होगा, dq कितना होगा बच्चों, dq जो होगा वो लैम्बडा dl, क्या होगा, लैम्बडा dl होगा, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अब इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो देखो एक पॉइंट की चार्ज मान सकते हैं, अब इसको एक बिंदु आवेश मान सकते हैं, और बिंदु आवेश के कारण जो है वो KQ/r² होता है, कि जिस आवेश की बात कर रहे हैं वो Q, अब Q की जगह यहाँ पे क्या होगा, dQ होगा। तो देखो ये समझ में आया, इस दिशा में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लेते हैं ये DE है, कितना है ये, DE है, ये DE है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये अक्ष है इसकी, यूं जा रही है पूरी अक्ष, ये DE है। अब दिशा तो गड़बड़ सी हो रही है, ठीक है। अगर ये वाला होता, ये वाला नीचे वाला टुकड़ा लेते तो किधर होती डायरेक्शन, ठीक है। मान लो ये नीचे वाला dl लेते, अगर dl यहाँ लेते तो इसकी डायरेक्शन किधर होती, ऐसे होती नहीं होती, ये वाला लेते तो इसकी डायरेक्शन कैसे होती, यूं होती कि नहीं होती, अरे यूं होती कि नहीं होती, इधर ये वाला लेते तो किधर रहती, यूं होती कि नहीं होती, यूं, ठीक है। तो डायरेक्शन यहाँ पे गड़बड़ा सी रही है, ठीक है, डायरेक्शन जो है वो गड़बड़ हो रही है, इसलिए हम एक बार इसकी डायरेक्शन को यानी इसकी दिशा को डिसाइड कर लेते हैं कि क्या है। तो मान लेते हैं कि ये dl है, इसके अपोजिट साइड में एक dl यहाँ होगा, जैसे ये dl होता तो इसके अपोजिट साइड में ये dl होता, तो इसके अपोजिट साइड में ये dl होता कि नहीं होता, तो ये dl मान लिया यहाँ पर, एक dl यहाँ मान लिया, इसके वजह से मान लेते हैं DE1 है, इसकी वजह से मान लेते हैं DE2 है, ठीक है। मान ले ये कोण थीटा है, ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अरे सिमिलर ट्राइंगल है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ये दोनों, ठीक है, इसलिए ऐसा होगा। अब इनके घटक बना के देख लेते हैं। दूरी देखो, इस DE1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, DE1 की वैल्यू कितनी होगी, तो के DQ बटा दूरी का स्क्वायर, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है बच्चों, देखो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये है लंब, ये क्या है, आधार, तो ये हो जाएगा r² + x² का रूट, ये भी हो जाएगी बच्चों r² + x²। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे ना तो आपका डेरिवेशन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है आपको। चलो अपन दूरी का स्क्वायर यानी कि r² + x² रूट है, और अपन इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये नहीं लिख रहे हैं अपन, और उस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और DE2 का मैग्नीट्यूड देखेंगे, DE2 का तो वो क्या होगा, k, क्योंकि लंबाई सेम है, ये भी dl है और ये भी dl ली है, तो dl है, लंबाई सेम है तो आवेश भी सेम होगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, dq होगा, और यहाँ पे दूरी का स्क्वायर यानी कि दूरी वो की हुई है, ये आ जाएगा। तो DE1 और DE2 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। DE1 और DE2 के मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। DE1 और DE2 के मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख देते हैं, बराबर लिख देते हैं। तो अब अपन यहाँ पे कंपोनेंट बनाने की कोशिश करते हैं। DE1 का कंपोनेंट इधर बनाते हैं,
DE1 का कंपोनेंट इधर में, यानी कि ये जो अक्ष है, ये अक्ष जो है ना, अक्ष के समांतर और अक्ष के लंबवत कंपोनेंट बनाए। इसी तरीके से इसका कंपोनेंट, इस वाले का कंपोनेंट DE2 का कंपोनेंट एक इधर बनाएंगे और एक इधर बनाएंगे। ठीक है। DE1 की बात करें तो ये DE1 cos थीटा होगा, नहीं होगा? अरे होगा, क्यों भैया, क्यों भैया? क्योंकि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट चाहिए इसका, थीटा के साथ वाला cos थीटा होता है। ये हो जाएगा DE1 और क्या हो जाएगा दूसरा वाला sin थीटा। इसका कंपोनेंट इधर थीटा के साथ वाला चाहिए तो DE1 cos DE2 cos थीटा होगा, cos थीटा होगा। अरे भैया इसका कंपोनेंट इधर चाहिए DE2 cos थीटा होगा। इधर वाला क्या होगा DE2 sin थीटा होगा। अब देखने को क्या हो रहा है कि DE1 और DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा तो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कैंसिल, क्यों हो रहे हैं? ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं भाई, और ये दोनों बराबर भी हैं भाई। दो योद्धा लड़ रहे हैं तलवारें लेके, और दोनों की शक्ति बराबर है, तो क्या होगा? एक तो मरेगा नहीं, दोनों ही मर जाएंगे हैं, इसलिए ये दोनों ही खत्म कर देंगे एक दूसरे को। तो मैं इन दोनों को मार डालूं, ठीक। अब देखो DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये जुड़ रहे हैं। इसका अर्थ क्या आया? अभी तक क्यों चर्चा करी अपने इतनी, वो देख लो। ये बात है कि भैया कोई सा भी कंपोनेंट ले लो, ये DL यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं लो। ये DL होगा तो ये DL होगा, ये DL होगा तो यहाँ पे भी DL होगा, ये DL होगा तो यहाँ पे भी DL होगा, ये DL होगा तो यहाँ पे भी DL होगा। समझ में आ रही ना? तो ये वाला जो DL है और ये वाला DL है, ये दोनों DL इस अक्ष के परपेंडिकुलर जो घटक होंगे उनको कैंसिल कर लेंगे, इक्वल भी है और अपोजिट भी होने की वजह से। इसका अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट, कोई भी घटक इस डायरेक्शन में नहीं होगा, तो किधर होगा? इधर होगा। ठीक है। तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इसके कारण, ठीक है, इस DL की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, DE1 है ना, तो DE1 का ये DE ही लिख देता हूँ मैं भी। ठीक है। तो ये जो इसकी वजह से जो यहाँ पर जो आपका रिजल्टेंट जो भी आने वाला है, इसकी वजह से जो परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो कौन सा वाला आएगा? ये DE1 cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा? DE1 cos थीटा आएगा नहीं आएगा बच्चों? DE1 cos थीटा। ठीक है। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ये DE जो होगा, इसकी वजह से DE जो होगा वो क्या होगा? इफेक्टिव घटक कौन सा होगा? DE1 cos थीटा होगा। ठीक है। तो चलो ये आ गया है। ठीक है। चलो DE बराबर DE1 की वैल्यू कितनी थी ये देखो, तो ये आ जाएगा K 1/4 K की वैल्यू K dQ अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ठीक है। ये तो ये DE1 हो गया। cos थीटा क्या होता है बच्चों? तो cos थीटा जो है वो इस ट्राइंगल से निकाल लो, ये वाला ट्राइंगल है ना, ये इस ट्राइंगल से cos थीटा निकाल लो, क्या होगा? ये थीटा के सामने वाला लंब, ये 90 डिग्री, ये कर्ण, ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। क्या हो गया? आधार हो गया। तो आधार बट्टा कर्ण मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? cos थीटा की वैल्यू है आधार यानी x बटा कर्ण क्या है? रूट में। ये हो जाएगी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इसको आगे थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। DE को ही चल रहा है, अभी DE ही चल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं। DQ की वैल्यू क्या है? लेम्बडा DL, अभी देखी थी हमने, लेम्बडा DL है। X कोई दिक्कत नहीं है, बटा
नीचे अगर देखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात यहाँ पे पूरी 1 है और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट का मतलब घात 1/2, ठीक है। तो एक घात यहाँ पे इसकी आधी घात यहाँ पे है, रूट का मतलब 1/2 यानी आधा, तो 1.5 घात हो जाएगी कितनी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी 1.5, और 1.5 का मतलब 3/2। अरे 3 का आधा करोगे तो 1.5 आएगा कि नहीं आएगा, 1.5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। क्या क्या यहाँ पर कांस्टेंट है, देखो रिंग की रेडियस कांस्टेंट है भाई, बोल दिया 5 सेंटीमीटर की रिंग है तो 5 सेंटीमीटर की है। एक्स कांस्टेंट है भैया, क्योंकि आपसे बोला गया है कि एक्स दूरी पर निकालो, तो दूरी तो आपको बता दी है, अब उसमें क्या बदलाव करोगे, है ना। तो ये भी कांस्टेंट है, लैम्बडा वैसे ही कांस्टेंट है, ठीक है, लैम्बडा क्या है, कांस्टेंट है। अब आगे आ जाओ। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहां तक अपन पहुंचे हैं, ठीक है। चलिए तो देखो डीई क्या होगा, डीई तो ये है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ई जो होगा वो क्या होगा, इसका डी का इंटीग्रेशन कर डालेंगे, हत्या कर देंगे इसकी, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, के कांस्टेंट है, लैम्बडा कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। अरे भैया यानी कि के लैम्बडा एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इसकी डी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो बचेगा क्या, सिर्फ डीएल बचेगा। क्या बचेगा, डीएल बचेगा, सिर्फ डीएल बचा अंदर। अब देखो समझना, अच्छी तरीके से समझना है इसको। डीएल क्या है, डीएल क्या है, इस रिंग के छोटे से अल्पांश की लंबाई। डीएल क्या है, इस रिंग के छोटे से अल्पांश की लंबाई। इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब संपूर्ण, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, संपूर्ण। तो इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या है, संपूर्ण लंबाई। क्या है, संपूर्ण लंबाई। क्या है, संपूर्ण लंबाई। तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, ई बराबर के की वैल्यू लिख डालो, लैम्बडा की वैल्यू लिखी डालो। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है बच्चों, अभी देखा था आपने, अभी यहाँ लिखी थी मैंने, Q/2πr, Q/2πr। ठीक है, क्या है, Q/2πr, ये हो गई x, ठीक है। बटे में क्या है, बटे में क्या है बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। सारा हिसाब अपन कर दे रहे हैं। ये क्या है, डीएल का इंटीग्रेशन, अभी मैंने बताया था कि इस रिंग की कुल लंबाई, और रिंग की कुल लंबाई कितनी होगी, कुल लंबाई जो है वो 2πr त्रिज्या इसकी परिधि के बराबर होगी, ठीक है। तो परिधि के बराबर है भैया 2πr, 2πr से 2πr लड़के मर गए, ठीक है। क्या क्या बचा, क्या क्या बचा, क्या क्या बचा, ये बचा है 1/4πε0, 1/4πε0 Q x बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये ई आया है, ठीक है बच्चों। तो टोटल रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, टोटल रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, तो वो कितना आया बच्चों, ये आया है, पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करें दिशा कौन सी है, तो दिशा अक्ष के अनुदिशा है। अगर ये माइनस चार्ज होता बच्चों, क्या होता, यहाँ पर माइनस चार्ज होता, नेगेटिवली चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये का यही होता, लेकिन डायरेक्शन जो है वो इधर होती, केंद्र की ओर। यहाँ पर क्या है, प्लस है तो केंद्र से दूर है,
और माइनस होती है तो क्या होता है, केंद्र की ओर होती है डायरेक्शन। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा ख्याल रखना है, इसका ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। देखो इसको क्या है, ये के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये देखोगे आपकी, ये x अगर बहुत ही बड़ा है, x क्या है भाई, बहुत ही बड़ा है, किससे, x अगर r से बहुत बड़ा हो, x क्या हो, अगर x जो है वो r से बहुत बड़ा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर के तुलना में छोटा कौन है, r है ना, तो r स्क्वायर को क्या करेंगे, खा जाएंगे तो क्या बचेगा, के क्यू एक्स, इसको के लिख दिया, इसको क्यू एक्स, ये एक्स हो गया आपका, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था ना, यहाँ पे की पावर 3/2 थी ना, यहाँ पे तो देखो आर स्क्वायर को तो खा रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि बहुत छोटा है, तो ये घात से ये कट जाएगी, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा नीचे, तो के क्यू बटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब नीचे है, एक्स ऊपर है, यानी कि ये पॉइंट चार्ज, अगर जैसे कि एक पॉइंट चार्ज होता है और उससे एक्स डिस्टेंस पर क्यू चार्ज होता है, पॉइंट है, बिंदु आवेश है, और एक्स डिस्टेंस पर कितनी डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, तो वो कितना था, कि क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आता, नहीं आता, तो ये भी इसी तरीके से है, मतलब कि रिंग से अगर बहुत दूरी पर चले जाएं तो ये रिंग जो है एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करने लगती है। बात क्लियर है? चलिए, तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लेना।